स्टूडेंट्स, मैं आर कॉलेज अलवर से डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो आज का टॉपिक है वह डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार जो है स्वतः जनन का सिद्धांत एक नए सिद्धांत के रूप में उभर कर आया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम एनिमल्क्यूल्स को देखा गया और उन्होंने कहा कि जो वातावरण है उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और उनको उन्होंने अपने द्वारा इजाद किए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो प्रदर्शित किए गए जो सूक्ष्म जीव थे, उन सूक्ष्म जीवों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आते हैं। तो एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जो कहता है कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही होती है, अर्थात उन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही वायु से, मृदा से, पादपों से तथा जंतुओं से होती है। अरस्तु ने भी इस बात का समर्थन किया और इस बात का खंडन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक सामने आए, जिनमें सर्वप्रथम फ्रांसिस्को रेडी, जॉन नीडम, स्प्लैंजेनी, सोल्ज एवं स्वान इत्यादि ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही या वायु के द्वारा नहीं होती है, उनमें उनकी उत्पत्ति स्वतः ही नहीं हो सकती तथा जीवों के द्वारा ही होती है। इसी क्रम में हम अब अगले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं लुईस पाश्चर का इसमें क्या योगदान रहा। लुईस पाश्चर ने ये सर्वप्रथम एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं गूज नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसकी जो नेक थी या उसकी जो नली थी वह हंस के गले के आकार की थी, के तरह मुड़ी हुई थी। तो इस फ्लास्क में इन्होंने स्ट्राइल ब्रॉथ रखी। स्ट्राइल ब्रॉथ जो है सॉल्यूशन होता है जिसमें कि माइक्रोब्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने स्ट्राइल ब्रॉथ रखी जो कि ट्रीटेड थी, अर्थात स्ट्राइल का मतलब इसमें सूक्ष्मजीव उपस्थित नहीं थे, और इसको इन्होंने इस फ्लास्क में डाल दिया। अब इसमें आसानी से अनट्रीटेड एंड अनफिल्टर्ड एयर को पास होने दिया, और इस एयर के पास होने के बावजूद भी, एयर इसमें चली गई उसके बावजूद भी इन्होंने देखा कि ब्रोथ में कोई भी जो माइक्रोब है वह डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि माइक्रोब की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो माइक्रोब की उत्पत्ति नहीं होना स्वतः ही स्वतः जनन के सिद्धांत का खंडन करता है। तो या भी इन्होंने इनके माइक्रोब्स की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो एयर है अनट्रीटेड अनफिल्टर्ड है, अर्थात एयर में यदि कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित है तो वह सूक्ष्म जीव इस गूज नेक फ्लास्क की जो मुड़ी हुई संरचना थी यहाँ पर आकर के वो इकट्ठे हो गए होंगे, और इस प्रकार जो फिल्टर्ड इस प्रकार जिस एयर में अर्थात जर्म्स उपस्थित नहीं थे और वह एयर अंदर गई, जिसकी वजह से ब्रॉथ में जो है माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हुई। तो लुईस पाश्चर ने ये जो गूज नेक फ्लास्क था यह एक माइलस्टोन साबित हुआ स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारने में। अंततः जॉन टिंडल ने एक बॉक्स में एक प्रयोग किया और इस बॉक्स में प्रयोग करते हुए उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अंततः इन्होंने बताया कि जो डस्ट होती है, धूल के कण होते हैं, वे जर्म्स को साथ लाते हैं। यदि जो धूल के कण हैं यदि वे वायु में उपस्थित नहीं हो और यदि धूल के कण उस एक्सपेरिमेंट बॉक्स में नहीं जाते हैं तो जर्म्स उसमें उपस्थित नहीं हो सकते, अर्थात जर्म्स के जाने के लिए कोई ना कोई एक वाहक की आवश्यकता होती है और डस्ट एक वाहक का कार्य करती है। तो लुईस पाश्चर और जॉन टिंडल के द्वारा अंततः यह साबित हुआ कि जीव की उत्पत्ति स्वतः ना होकर जीव के द्वारा ही होती है, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन का यह जो सिद्धांत है इसको नकार दिया गया। और यह जो सिद्धांत है जॉन टिंडल और लुईस पाश्चर, स्प्लैंजेनी, जॉन नीडम, फ्रांसिस्को रेडी और सुल्ज एवं स्वान के द्वारा जो बताया गया, इस सिद्धांत को नया नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस या जीवात जनन। तो यह स्वतः जनन के सिद्धांत जो कि कहता है कि जीव की उत्पत्ति स्वतः होती है
जबकि बायोजेनोसिस का सिद्धांत कहता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। यदि जीव उपस्थित है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतति जरूर उत्पन्न होती है। तो दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वतः जनन के सिद्धांत को जीवात जनन का सिद्धांत नकारता है और बायोजेनेसिस को एक तरीके से लुईस पाश्चर और जॉन टिंडल इसको सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और बायोजेनोसिस थ्योरी क्या है और इसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक जिम्मेदार थे। लुईस पाश्चर के इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट था गूजनेक फ्लास्क का, उसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है जॉन टिंडल के साथ। तो लुईस पाश्चर के इस स्वतः जनांक सिद्धांत के खंडन के पश्चात भी लगातार जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे और विभिन्न प्रकार की खोजों के अंतर्गत उन्होंने दो तकनीक फर्मेंटेशन और पाश्चराइजेशन को भी जो है दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। फर्मेंटेशन प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि अल्कोहल को उत्पादित किया जा सकता है, फ्रूट्स को और स्टार्च को गलाकर अल्कोहल को उत्पादित किया जा सकता है और यह उत्पादन माइक्रोब्स की सहायता से हो सकता है। तो माइक्रोब्स जो है फर्मेंटेशन प्रक्रिया में योगदान देते हैं और इनकी प्रक्रिया के द्वारा डेयरी इंडस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है। लुईस पाश्चर ने एक और तकनीक दी जिसके अंतर्गत यदि हम खाद्य पदार्थों को यदि उच्च तापक्रम पर हाई टेम्परेचर पर यदि उसको हीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके खराब होने की संभावना कम हो जाती है और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव जो पहले से उपस्थित होते हैं वे मर जाते हैं और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक को पाश्चराइजेशन नाम दिया गया। तो दो तकनीकें फर्मेंटेशन और पाश्चराइजेशन, ये दो तकनीक और लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई थी जो कि एक मील का पत्थर साबित हुई और आज भी डेयरी इंडस्ट्री में, फर्मेंटेशन में, फूड इंडस्ट्री में, इन सभी उद्योगों में जो है फर्मेंटेशन और पाश्चराइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में लुईस पाश्चर का एक महत्वपूर्ण तथा बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखते हैं। लुईस पाश्चर के फर्मेंटेशन और पाश्चराइजेशन योगदान के पश्चात रोगों के संबंध में विभिन्न प्रकार की खोजें जारी रही और एक नया सिद्धांत उभर कर सामने आया, रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। कोई भी जो रोग है वह विभिन्न प्रकार के रोग लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रोग है, जैसे मलेरिया है तो उसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है। तो इस प्रकार ये जो सर्दी लगना और बुखार होना उस रोग के लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं। तो ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट कोच इसके प्रणेता थे। इन्होंने रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत को कोच पोस्टुलेट भी कहा जाता है या कोच का सिद्धांत भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स नामक रोग का अध्ययन करते हुए एक अवधारणा प्रस्तुत की और इन अवधारणा को 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। नंबर 1 है कि किसी भी रोग के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रोगाणु जिम्मेदार होता है, अर्थात कोई भी जो रोग होगा उस रोग की वजह से कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होंगे और वह रोग किसी न किसी रोगाणु या जर्म के द्वारा उत्पन्न होता है और वह जो जर्म है कोई विशिष्ट प्रकार का एक जीव होगा। तो एक विशिष्ट जीव एक विशिष्ट रोग को, यानी कि वह रोग भी विशिष्ट होगा, यानी कि मलेरिया को उत्पन्न करने वाला रोगाणु जो है वह मलेरिया ही रोग उत्पन्न करता है, कोई दूसरा रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट रोग को एक विशिष्ट जीव उत्पन्न करता है। दूसरा इनका सिद्धांत का दूसरा पहलू था, दूसरा जो चरण था, इसके अंतर्गत उन्होंने ये पहचाना कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ है उस रोगित शरीर में से
उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट या अलग किया जा सकता है। मान लीजिए एक कोई ये जो कोई रोग है, रोगाणु है या जर्म है, और यह किसी एक्स नामक होस्ट या किसी जो जीव है उसको प्रभावित करता है और इसमें कोई रोग उत्पन्न होता है, तो ये जो रोगित व्यक्ति है या रोगित शरीर है, इस रोगित शरीर में होने वाले रोग के लिए एक विशिष्ट ऑर्गेनिज्म या जर्म ए नामक जो जर्म है यह उत्तरदायी है और इस होस्ट में यह रोग उत्पन्न करता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये जो होस्ट है या जो व्यक्ति है, इसके अंदर से उस जर्म को आइसोलेट या अलग किया जा सकता है। अलग किससे करेंगे? किसी भी सैंपल से, ब्लड सैंपल से, उसके सलाइवा सैंपल से इत्यादि से जो है इस जर्म को आइसोलेट किया जा सकता है होस्ट में से। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है, और आइसोलेट करने के बाद इसका प्योर कल्चर प्राप्त किया जा सकता है। प्योर कल्चर मतलब जिसमें और कोई दूसरा कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो, कोई एक ही सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित होता है और उसमें किसी प्रकार की विशुद्धि नहीं होती है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस प्योर कल्चर को कहाँ से प्राप्त किया हमने? रोगित शरीर में से हमने अलग किया उस जर्म को, और इस प्योर कल्चर को यदि हम पुनः किसी स्वस्थ शरीर में, ससेप्टिबल होस्ट में, अर्थात जिसमें रोग उत्पन्न किया जा सकता है, किसी स्वस्थ शरीर में यदि डाला जाए तो ऐसी स्थिति में उसमें वही समान प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे जो कि पहले वाले शरीर में उत्पन्न हुए थे। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को रोगित व्यक्ति के शरीर से निकाला जा सकता है, और निकालने के बाद यदि उसे किसी हेल्दी या स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाए तो उसी प्रकार समान रोग के लक्षण उत्पन्न होंगे जैसे कि पहले वाले शरीर में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद कहते हैं कि उस इन्फेक्टेड होस्ट में या जिस हेल्दी शरीर में डिजीज रोग उत्पन्न हुआ है, उस प्योर कल्चर को डालने की वजह से उसको फिर से उस ऑर्गेनिज्म से रीआइसोलेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। किसको? उस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक रोग के लिए एक विशिष्ट रोगाणु उत्तरदायी होता है, नंबर एक। दूसरी बात, उस विशिष्ट रोगाणु को रोगित शरीर से अलग किया जा सकता है। तीसरी बात, उस अलग किए गए रोगाणु को यदि फिर से दूसरे किसी स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाए तो उस स्वस्थ शरीर में भी पहले के समान नए रोग लक्षण उत्पन्न होंगे, और इस नए स्वस्थ जो शरीर है जिसको अब रोगित कर दिया गया है, इससे भी उस रोगाणु या विशिष्ट जीव को अलग किया जा सकता है, रीआइसोलेट किया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत रॉबर्ट कोच ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की और इसे कोच पोस्टुलेट कहते हैं, और रोग का रोगाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रकार आज ये डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे और सूक्ष्म जीव विज्ञान को एक प्रगति की ओर अग्रसर करते रहे। इसके बाद वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स इत्यादि का भी विकास हुआ और इनके बारे में भी आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे।